उमर खालिद, शर्जील इमाम और इसके अलावा आधे दर्जन से ज्यादा अन्य लोग, इन सब की जमानत रद्द हो चुकी है। उमर खालिद बहुत चालाक है, यानी वह जो चाहता है वो बोल नहीं रहा है। बेहद झटके वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये अभी भी मानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, जो अभी भी मानते हैं भारत में संविधान का राज है और आम आदमी अपनी आवाज उठा सकता है। अगर उसे सरकार से असहमति है तो वो इस असहमति को आवाज दे सकता है। अगर मुसलमान बस्तियों में लोग इकट्ठा होंगे तो जरूर उनमें कोई साजिश हो रही होगी। यह बात इस पूरे मुकदमे में राज्य साबित करना चाहता है और अदालतों का अब तक का बर्ताव इसको मजबूत कर रहा है, इस धारणा को। यह बात मुसलमानों के लिए बहुत निराशाजनक है, जो इस आंदोलन में अपने एक सेक्युलर हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। शहरियत का हक एक सेक्युलर हक है। सरकार के जरिए, उसकी मशीनरी के जरिए, जो कि पुलिस है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, लेकिन यहाँ अदालत का जो रोल है वो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है कि अदालतों पे अब भी भरोसा है कि सरकार चाहे उसे इलेक्शन लड़ने होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, लेकिन अदालतें जो भारत के अल्पसंख्यकों को और खासकर मुसलमानों को नाउम्मीद कर रही हैं, ये सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और इसके अलावा आधे दर्जन से ज्यादा अन्य लोग, इन सब की जमानत रद्द हो चुकी है। तमाम तरह की जो एप्लीकेशंस थी जमानत की, वो डिसमिस की जा चुकी हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए। वो लोग जो लोकतंत्र, संविधान में विश्वास रखते हैं और खासकर कानून के राज में विश्वास रखते हैं और कोर्ट के उस स्टेटमेंट को याद रखते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बेल रूल होना चाहिए, यानी बेल मिलना हक है किसी भी नागरिक का, ये संविधान भी कहता है, इसको जज भी कह चुके हैं। तो इस सब के बावजूद भी जो लोग उम्मीद लगा रहे थे, उन सब के लिए बेहद झटके वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये अभी भी मानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, जो अभी भी मानते हैं भारत में संविधान का राज है और आम आदमी अपनी आवाज उठा सकता है। अगर उसे सरकार से असहमति है तो वो इस असहमति को आवाज दे सकता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी अन्य लोग, इन सब का ये चेहरा थे और सबसे बड़ा चेहरा इसमें जो एक सुपरस्टार बन के उभरे थे, एक असहमति की आवाज के, वो थे उमर खालिद। जिस तरह से उनकी आवाज कुचली गई और दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल से ज्यादा वो जेल में बंद है, इसको सामाजिक स्तर पर कैसे समझा जाएगा, लोकतंत्र का जो पूरा ढांचा है उसको किस तरीके से देखा जाए। हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी, सबसे पहले तो मैं इसी से शुरुआत कर सकती हूँ कि पूरा वो तबका, मैं कहूंगी, या पूरा एक समुदाय बेहद गम और अफसोस की स्थिति में है, जो ये सोच रहा था कि 5 साल बाद हो सकता है नया सूरज निकले और उमर खालिद आजाद हो जाएं, उसके साथ उनके वो बदनसीब साथी भी आजाद हो जाएं जिनको दिल्ली दंगों में फंसाकर जेल भेजा गया। बहुत शुक्रिया आरफा इस चर्चा के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बात साफ कर लेनी चाहिए कि उमर खालिद और दूसरे उमर खालिद का नाम चूँकि सबसे मशहूर है, इसलिए हम उमर खालिद की बात कर रहे हैं और शर्जील इमाम की बात कर रहे हैं। लेकिन उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फ़ातिमा, खालिद सैफ़ी और बहुत मीरान हैदर, इनको हम उमर खालिद और उनके साथी नहीं कह सकते हैं। ये अलग-अलग लोग हैं जो अलग-अलग वजहों से इस आंदोलन में शामिल थे और अलग-अलग हैसियत से इस आंदोलन में शामिल थे। जैसे गुलफिशा फ़ातिमा एक छोटी सी जगह पर आयोजन कर रही थी इस विरोध प्रदर्शन का, लेकिन उमर खालिद एक वक्ता के तौर पर अलग-अलग जगह जा रहे थे। शर्जील इमाम बिल्कुल एक अलग शख्सियत हैं। तो अव्वल तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान कोई एक गिरोह बनाकर काम नहीं करते हैं, है ना? और अगर ये बिल्कुल इत्तेफाक है एक तरह से कि ये सब मुसलमान हैं, शर्जील इमाम, लेकिन ये सब अलग-अलग शख्सियत हैं और इनकी समझ, इनके सोचने का तरीक़ा अलग-अलग है। शर्जील का तरीक़ा सोचने का अलग है, उमर खालिद का अलग है, खालिद सैफ़ी का हो सकता है कुछ अलग हो। हम जानते हैं कि खालिद सैफ़ी की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी, वो आम आदमी पार्टी में भी थे। गुलफिशा फ़ातिमा बिल्कुल उनका ये पहला तजुर्बा था सामाजिक आंदोलन का या राजनीतिक आंदोलन का। तो यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मुसलमानों के बारे में जो बात मशहूर की जाती रही है कि वो जब साथ आ जाते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं। तो ये सब डिस्क्रीट अलग-अलग लोग थे, जो अलग-अलग हैसियत से और अलग-अलग बिंदु में इस आंदोलन में शिरकत कर रहे थे।
सिर्फ एक चीज़ में इन सब की सहमति थी कि यह कानून गलत है, नागरिकता संशोधन का कानून गलत है और इसकी पहली चोट मुसलमानों पर पड़ने वाली है एनआरसी के साथ मिलकर। सिर्फ ये एक चीज़ साझा थी। बाकी ये अलग अलग शख्सियतें हैं, इनके अलग अलग इतिहास हैं। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और ये कोई मिलकर ये पूरा आंदोलन नहीं चला रहे थे, यह भी समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको साजिश के तौर पर राज्य पेश करना चाहता है कि ये एक साजिश कर रहे थे ये सारे लोग मिलकर। दूसरे कि इस आंदोलन में क्यों मुसलमान शरीक हुए, वो मूर्ख तो है नहीं, बेवकूफ़ तो है नहीं। मुसलमानों को इस बात का एक भरोसा था कि हिंदुस्तान एक जमहूरी राज्य है और उस जमहूरी राज्य वे अगर उनकी नाइतफाकी है किसी कानून से, तो वो अपनी नाइतफाकी जाहिर कर सकते हैं एक शहरी के तौर पर, और इसका हक उनको है जैसे बाकी लोगों को हक है, जैसे मजदूर आंदोलन कर सकते हैं या कोई और आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान को बोलने का ही हक नहीं है, या अगर मुसलमान बोलेगा तो वो देश की संप्रभुता के विरुद्ध हो जाएगा, वो देश की एकता के विरुद्ध हो जाएगा। अगर मुसलमान बस्तियों में लोग इकट्ठा होंगे तो ज़रूर उनमें कोई साजिश हो रही होगी। यह बात इस पूरे मुकदमे में राज्य साबित करना चाहता है और अदालतों का अब तक का बर्ताव इसको मजबूत कर रहा है, इस धारणा को। यह बात मुसलमानों के लिए बहुत निराशाजनक है, जो इस आंदोलन में अपने एक सेक्युलर हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। शहरियत का हक एक सेक्युलर हक है, जिस पर आप जिसकी कटौती इसलिए नहीं कर सकते कि वो मुसलमान है। तो वो अपने एक सेक्युलर हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके आंदोलन करने को सांप्रदायिक ठहरा दिया गया और एक साजिश ठहरा दिया गया। तो ये पहला बड़ा संदेश है जो अब तक की इस कार्रवाई से जा रहा है, और ये बहुत हताश करने वाला संदेश है मुसलमानों के लिए। जी हाँ। अपवर्णन जी, यहाँ पर इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि शायद मेरी ज़िंदगी में तो मैंने इससे बड़ा कोई इस तरह का एक सिविल मूवमेंट नहीं देखा। मेरे कम से कम पत्रकारिता की ज़िंदगी में और जितने साल मैं इस धरती पर रही हूँ, ये पहला ऐसा मौका था जिसमें भारत की ये जो युवा जनरेशन थी, इसमें ज़्यादातर यंग ब्लड शामिल था और वो अपने आप को समझते थे कि वो कोई फर्स्ट क्लास सिटिज़न्स हैं। लेकिन कैसा हुआ, अचानक ये एक आँधी आई और उनको अचानक उनकी हैसियत, उनकी औकात बता दी गई कि तमाम वो औरतें, उनका कोई अता पता भी नहीं है, जो हजारों लाखों की तादाद में सड़क पर आईं। उमर खालिद और जिन सबका आपने नाम लिया, गुलफिशा फातिमा, इससे पहले सफूरा जरगर भी थी, शर्जील इमाम और ये तमाम, खालिद सैफी, ये तमाम जो लोग थे, मीरान हैदर, इसमें कुछ जामिया के थे, कुछ अलीगढ़ के लोग भी थे, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ जो हैं जेएनयू के थे। इन तमाम, जैसे आपने कहा, कोई ग्रोह नहीं, अलग अलग पहचान रखने वाले अलग अलग परिवारों के ये लोग थे। तो ये सब आगे आए और उन्होंने समझा कि शायद उन्हें ये हक है कि वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और अगर सरकार से वो असहमत हैं तो आगे बढ़कर अपनी आवाज उठा सकते हैं। आज इनको उदाहरण की तरह पेश किया जा रहा है कि अपनी औकात आप पहचानिए। इस भारतीय लोकतंत्र में न सिर्फ कि आपको सजा मिलेगी सरकार के जरिए, उसकी मशीनरी के जरिए जो कि पुलिस है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, लेकिन यहाँ अदालत का जो रोल है वो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है कि अदालतों पे अब भी भरोसा है कि सरकार चाहे उसे इलेक्शन लड़ने होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, लेकिन अदालतें जो भारत के अल्पसंख्यकों को और खासकर मुसलमानों को नाउम्मीद कर रही हैं, ये सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल। देखिए, अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें पहले इस बात को बल दे रही हैं कि दरअसल मुसलमानों का संगठित होना ही आशंका की बात है, और मुसलमान अगर आंदोलन करेंगे तो उनमें देश के लिए खतरा हो जाता है। यह एक समझ पैदा हो रही है इस पूरे मुकदमे से। जिस तरह सरकारी वकील बहस कर रहे हैं और उस बहस को जो जगह दी जा रही है अदालतों के द्वारा, उसको दोहराया जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे अधिक निराशाजनक है और जो भयानक है, वह यह है कि अगर मुसलमान पढ़ा लिखा है, अगर मुसलमान बुद्धिमान है, तो बहुत खतरनाक है। यह बात साबित हो रही है क्योंकि यह बात अदालतों ने पहले भी कही है और इस फैसले में भी यह बात कही है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ये दोनों इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट हैं,
अब जिसने भी इस आंदोलन को करीब से देखा है वो इस पर हंसे बिना नहीं रह सकता है कि आप इसको इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट कह रहे हैं, लेकिन यह लफ्ज़ बहुत मानीखेज है। इसके पहले यह कहा गया था, उमर खालिद की जब जमानत की याचिका खारिज हुई थी, उसके पहले अगर आपको याद हो तो यह कहा गया था कि उमर खालिद बहुत चालाक है, यानी वह जो चाहता है वो बोल नहीं रहा है। तो उमर, जब यह कहा गया कि भाई आप अमरावती की तकरीर देखिए और जो वो बोल रहे हैं, तो अदालतें जो कह रही हैं और हमारे न्यायाधीश जो कह रहे हैं वो ये कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये इतने चालाक हैं कि ये दरअसल इनकी मंशा अशांति की है लेकिन बात शांति की कर रहे हैं, है ना। तो अब या इस बात को आपने अली खान महमूदाबाद के केस में भी देखा, अगर उससे आगे ले जाएं तो, यानी मुसलमान का पढ़ा लिखा होना, उसका बौद्धिक होना उसको एक खतरनाक आदमी की श्रेणी में डाल देता है जिस पर अतिरिक्त नज़र रखनी चाहिए। वो क्यों ये किताबें पढ़ रहा है, इस फैसले में भी जिस बात को उद्धृत किया गया है, जो दलील दी जा रही प्रोसिक्यूशन की, और उस पर कोई टिप्पणी नहीं है कि शर्जील इमाम ने ये लेख लिखे थे। उसके पहले कहा गया पॉल ब्रास को क्यों पढ़ा था। तो इसको आपराधिक कृत्य बताया जा रहा है। एक मुसलमान का पढ़ना लिखना, उसका बोलना, यही आपराधिक कृत्य है और ये संदेह पैदा कर रहा है ये वो क्यों कर रहा है। तो और इसमें हैरानी की बात यह है अपूर्वानंद जी, एक बड़ा तबका भारत में ऐसा है जो कहता है कि वो गैर राजनीतिक है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और वो कहता है कि मुसलमान गरीब है, अनपढ़ है, देश पर बोझ है। अगर पढ़ा लिखा मुसलमान हो तो हमें अब्दुल कलाम से भी कोई एतराज नहीं है। हम देखिए आरिफ मोहम्मद खां पढ़े लिखे, हमें उससे एतराज नहीं है। हम तो स्पेस में महिलाओं को भेज देते हैं। अभी जो है सोफिया खान, उनका जिक्र हुआ, जिनको कि सिंदूर के वक्त बिठाया गया कि ऐसा पढ़ा लिखा मॉडल मुसलमान चाहिए। नहीं, आज्ञाकारी मुसलमान चाहिए, हम्म। पढ़ा लिखा मुसलमान खतरनाक मुसलमान है। बाकी को आप अपमानित करते हैं पंक्चर वाला कह के, तो वह एक अपमानित करने का पूरा सिलसिला है। लेकिन पढ़ा लिखा मुसलमान भरोसे लायक नहीं रह जाता है। अगर 5 मुसलमान एक जगह हैं तो वो भरोसे लायक नहीं रह जाते हैं। और इस जो पिछले 5 साल से मुकदमा चल रहा है उसमें अदालत का जो अलग अलग समय का ऑब्जर्वेशन है, वह ऑब्जर्वेशन इस धारणा को बल दे रहा है। वो जो टिप्पणियां करते हैं वह इस बात को बल दे रहा है। और इस मामले को भी मैं जब देख रहा था तो मैंने देखा कि जो आदेश है उसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक जगह रखा गया है। ठीक है? उन दोनों के वकील अलग थे, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लेकिन उनको एक साथ रखा गया है, एक साथ ट्रीट किया गया है। तो और आप ये कह रहे हैं कि उमर खालिद शर्जील इमाम को यह आदेश देते थे, उन्होंने उनको ये कहा, तो क्यों ये पूरी फ्रेमिंग इस तरह की क्यों की अदालत ने, क्यों आप कर रहे हैं ये फ्रेमिंग? ये बहुत समझ में आने लायक बात है। इसलिए आपने जो कहा कि एक बड़ा तबका ये कहता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़े लिखे मुसलमान चाहिए, लेकिन जैसे ही मुसलमान पढ़ने लिखने लगता है वो खतरनाक हो जाता है। खतरनाक हो जाता है। और मुझे याद आ रहा है एक वाकया, ये कोई मौका नहीं है उसे कहने का, लेकिन शायद कुछ जुड़ा हुआ भी है कि एक न्यूज रूम में एक वक्त मैं किसी से बातचीत कर रही थी और इत्तेफाक ये था कि एक कैमरा पर्सन और एडिटर, इत्तेफाक से वो दोनों भी मुसलमान थे। एक एडिटर साहब वहां से गुजरते हुए आए और कहने लगे, अरे भाई क्या बात है, सब मिलके खड़े हो, क्या पाकिस्तान बना रहे हो। तो ये जो कैजुअल कम्युनलिज्म है, ये करीब करीब 15 साल पुरानी बात है या पूर्वानंद जी, और दिल में ऐसे फांस की तरह ये फंसी हुई है कि निकली नहीं है ये बात कि तीनों लोग इत्तेफाक से, हमें तीनों को ये अंदाजा भी नहीं था कि हम तीनों मुसलमान हैं, बस एडिटर, एंकर और रिपोर्टर की हैसियत से हम तीनों बात कर रहे थे। ये पूरा एनटीसीए एनआरसी जो मूवमेंट है, ये इस मूवमेंट के, ये मूवमेंट तो गुजर गया, या मैं कहूंगी घरों में और दिलों में कहीं चल रहा है ये मूवमेंट, लेकिन इस पूरे कानून को जो बनाने की एक नापाक साजिश थी उसको हम हर तरीके से देख रहे हैं। असम से लेकर, असम में तो बहुत एक्टिव तरीके से इसको, बाकायदा बहुत ही हिंसक तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं ये वायर पर रिपोर्ट पढ़ रही हूँ जो होम मिनिस्ट्री ने कहा है फिलहाल कि फॉरेन माइनॉरिटीज जो भारत में आई हैं 2025 से पहले, वो बिना पासपोर्ट के भी यहाँ रुक सकती हैं बशर्ते कि वो मुसलमान ना हो। फॉरेन माइनॉरिटीज बशर्ते कि वो मुसलमान ना हो, ये ऑर्डर इस बात को ये कह रहा है। और आप ये देखिए कि आज ही के दिन ये इस ऑर्डर को पास किया गया है 2 सितंबर को। और जी हाँ, तो आप ये देखिए, तो वही है
जो एंटी सीए एनआरसी मूवमेंट, एंटी सीए जो सीएए कानून था, ये वही तो है जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। ये वही तो चीज है जिसको कि खानों में और टुकड़ों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत ताज्जुब क्यों है? क्योंकि आपको याद हो कि उस वक्त गृह मंत्री ने यह कहा था, अमित शाह ने, और कि हिंदुओं को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो बाहर से आए हैं और मुसलमान नहीं हैं, उनको हम नागरिकता दे देंगे, है ना, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन आप कैसे दे सकते हैं? सीएए के तहत, क्योंकि सीएए के तहत या तो नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो एनआरसी में बाहर रह गए हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे। आप कैसे दे सकते हैं? जो 14 लाख हिंदू बाहर रह गए हैं, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वो अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन आप उनको नागरिकता दे देंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। तो ये तो बहुत साफ है। और ये पहले दिन कहा गया था कि आपको कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, हम कागज जिनसे मांगेंगे वो मुसलमान हैं। तो ये पहले दिन से साफ था कि सीएए को आपको एनआरसी के साथ रखकर देखना था, और इस वजह से मुसलमानों में अंदेशा पैदा हुआ, और वो गलत नहीं था। वो साबित हो रहा है अमित शाह की बात से, वो साबित हो रहा है। मैं आपको बिहार में सर की भी याद दिलाना चाहती हूँ, एसआईआर की, जहां सीधे तौर पर एक एनआरसी जैसा ही एक कार्यक्रम है, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर को बाहर रखा जा रहा है। जो 65 लाख लोगों को बाहर रखा गया है, उनमें भी खासकर वही तबके हैं, और जाहिर है कुछ तथाकथित जो निचली जातियों के गरीब लोग हैं वो इसमें फंसेंगे। उनका तो मुकद्दर यही है कि मुसलमानों के साथ उनको भी फंसना है कहीं ना कहीं उस पूरी चक्की में। अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब ये बताइए कि जो भारत में लोकतंत्र है और जो लोकतांत्रिक आंदोलन है, जो असहमति की आवाज है, जो क्योंकि कुचला जा रहा है उन लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर निशाने पर मुसलमान हैं, तो अगर क्या आपको लगता है कि कुछ और लोग कभी इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे जिस तरह से ये उदाहरण बना के पेश किया जा रहा है उमर खालिद और बाकी लोगों को, कि देखिए अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ये जुल्म ज्यादती होगी, अदालतें भी आपके बचाव के लिए नहीं आएंगी, आपकी पूरी जवानी, आपकी जिंदगी पूरी जेल में सड़ जाएगी, आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई हमारी आने वाली नस्ल नहीं, मौजूदा नस्ल भी क्या कभी हिम्मत कर पाएगी आवाज उठाने की? देखिए, इंसान की फितरत में विद्रोह है, तो वह इसकी फिक्र नहीं करता कि उसकी सज़ा क्या होती है और क्या नहीं होती है। उमर खालिद को 2016 में ही मालूम हो गया था कि उमर खालिद होने का मतलब क्या है। ये तो 2016 में उमर खालिद को पता चल गया था। उमर खालिद पर गोली कब चली थी? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर। और उमर खालिद उस वक्त से एक ऐसा नाम है जिसके इर्द गिर्द मुसलमानों के खिलाफ नफरत इकट्ठा की जाती है। तो यह उमर खालिद को मालूम था, और उमर खालिद ये तय कर सकते थे कि नहीं, मैं एक सुरक्षित जीवन जीऊँगा। लेकिन उमर खालिद ने उसके बावजूद नागरिकता संशोधन कानून के आंदोलन में हिस्सा लिया। शर्जील को भी ये बात पता थी। मैं नहीं मानता कि बाकी लोगों को नहीं पता थी कि राज्य किस प्रकार का है। तो विद्रोह इंसान की फितरत है। मैं ये नहीं मानता कि और उसके बाद से अगर आप देखें, ये जो जुल्म हुआ है और दमन हुआ है मुसलमानों पर, अगर अब उसके बाद आप देखें कितने नौजवान मुसलमान हैं जो अलग अलग तरीकों से इन्हीं बातों को जिंदा रखे हुए हैं। उनको मालूम है वो बहुत खतरे में है, जब चाहे उन पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कभी भी आ, वह फर्ज निभाने से मना नहीं किया। तो यह बहुत, जो आप पूछ रही हैं उसका जवाब यह है कि नहीं। और वो चूंकि इंसानी फितरत है, हिंदुस्तानी या मुसलमानी नहीं, इंसानी है, तो वो अपनी बात करेंगे, सामने आएंगे, उसकी कीमत भी वो चुकाएंगे, लेकिन वो आएंगे।
शुक्रिया पूर्वानंद जी, ये हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए कि इंसान है और इंसान की फितरत है कि वो विद्रोह करता है, और उम्मीद है कि जो लोग हैं, जो लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए उस कीमत को पे करने के लिए तैयार हैं। मुझे याद आ रहा है, एक हंगरी के एक पत्रकार हैं, अमेरिका में उनसे मुलाकात हुई और कहने लगे कि पत्रकारिता की कीमत हमेशा से ज़्यादा होती थी, अब इतनी हो गई है कि जो लोग इस कीमत को अदा करने को तैयार हैं, सिर्फ़ वही पत्रकारिता करेंगे। और मैं यही बात कहना चाहती हूँ सामाजिक कार्यकर्ताओं और वो तमाम लोग जो आंदोलनकारी हैं, कि आंदोलन की हमेशा से एक कीमत थी, लेकिन ये कीमत अब बहुत भारी हो चुकी है। इसीलिए वो दायरा बहुत कम हो गया है उन लोगों का जो इस कीमत को पे करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी, इस हिम्मत और हौसले को देने के लिए।